हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरविल में। आज हम डिस्कस करते हैं 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स को, जो कि इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो होने वाली है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ये पूछ रहा है कि हम प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाते हैं। तो 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी। तो इसका आंसर है 9 जनवरी। और ये देखिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रवासीय भारतीय दिवस इस बार का जो हमने मनाया था, जो कि स्पॉन्सर किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, एंड द फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और ये हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि इसी सेम डे महात्मा गांधी जी जो हैं 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौट कर इंडिया आए थे। उसी की खुशी में हम मनाते हैं इसको। ये देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और ये उनका ट्वीट है, जो कि इंडियन डायस्पोरा को बता रहे हैं कि उनका क्या योगदान है इंडिया को आगे प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में। और ये देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस का लोगो है, जो कि इस बार लॉन्च हुआ था। और ये देखिए, अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में, जो कि फुल डिटेल है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे कुछ भी आ सकता है। ये देखिए, गांधी जी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। असैसिनेटेड हुए थे वो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में, जो कि नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मारी थी। ये देखिए, 1888 में उन्होंने बैरिस्टर यानी कि लॉयर के लिए इनर टेम्पल लंदन में एडमिशन लिया था। वहाँ से अपनी कंप्लीट करने के बाद वो 1891 में इंडिया वापस आ गए थे। फिर वो 2 साल इंडिया में रहे थे 1893 तक। देन उनको दादा अब्दुल्ला कंपनी का कॉन्टैक्ट मिल जाता है और वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। फिर वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ बहुत सारे काम किए उन्होंने। देन वो रिटर्न होते हैं 9 जनवरी 1915 को इंडिया, और उसी डे को हम एज ए एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं गांधी जी का पार्टिसिपेशन क्या था इंडियन इंडिपेंडेंस में। तो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1917 में, खेरा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। देन चोरी चोरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को। अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या थे चोरी चोरा इंसिडेंट के, इसमें क्या हुआ था कि आपको पता होगा 22 लोगों को जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, इसमें 22 लोग मारे गए थे। तो गांधी जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 12 फरवरी 1922 को, जो कि बरदौली गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट जो कि फ्लोट करता है रिवर पे, वो किस स्टेट के अंदर बन रहा है इंडिया में? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये देखिए, इसके बारे में, जो कि 600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि ओमकेश्वर डैम नर्मदा रिवर पर बन रहा है एमपी में। 2022-23 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 3000 करोड़ इसकी कॉस्ट है और इसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। और बात करते हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है, तो ये भांडला राजस्थान 2245 मेगावाट है। और ये गोलमुट चाइना, जो कि 2000 मेगावाट है। शक्ति स्थला, और इसको पैवागोड़ा भी बोलते हैं, कर्नाटका में है, जो कि 2050 मेगावाट है। अब ये देखिए, सोलर पार्क, ये देखिए काम कैसे करता है। अब लोगों को ये रहता है कि जब सोलर पार्क एक रिवर पे या फिर एक डैम पे बना रहे तो पानी के साथ बह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, इसको प्रॉपर नीचे ये टंग किया हुआ है, यहाँ पे बांधा हुआ है जमीन से, ये डैम के अंदर यहाँ। और देखो, इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब सही क्यों रहता है ये, इसलिए इसको मतलब बहुत सारी कंट्रीज आजकल इसी को यूज कर रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें लैंड को लैंड नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है। आप रिवर पे बना सकते हो, और जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है। और जैसे ही वाटर इसमें अगर इंक्रीज होता है तो ये अप हो जाएगा, और वाटर अगर डिक्रीज होगा तो ये डाउन हो जाएगा। और फिर इसके ये पावर केबल्स लगी हुई हैं, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठी जर्नलिज्म डे मनाया है, वो किस डेट को मनाया है? तो इसका आंसर है 6 जनवरी। और ये हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि इसी दिन मराठी लैंग्वेज में महाराष्ट्र का पहला न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था दर्पण। ठीक है। और इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? बाल शास्त्री जाम्बेकर, जो कि फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म बोले जाते हैं। ये देखिए, इनके बारे में
इनका जन्म 6 जनवरी 1812 कोंकण में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 मई 1846 में हुई थी। और ये वो फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी साहब। ये देखिए इनको हाल ही में ओथ दिलाई है आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी ने, और ये इससे पहले सिक्किम हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर इनको ओथ दिलाते हुए, और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। तो ये 1 जनवरी 2009 को बना, ठीक है। और इसके जो अभी देखिए करंटली जो चीफ जस्टिस हैं वो अरूप कुमार गोस्वामी साहब हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उनको ओथ दिलाते हैं गवर्नर, स्टेट के गवर्नर। और ये अपॉइंट किस पे किए जाते हैं? ऑन द कंसर्न, यानी कि कंसर्न करके किससे? जो CGI हैं, जो कि अभी हमारे कौन है? SS बोबड़े साहब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्टेट ने कृषि संजीवनी व्हीकल को लॉन्च किया है? केरला, कर्नाटका, यूपी या गुजरात? तो इसका आंसर है कर्नाटका। ये देखिए कर्नाटका ने लॉन्च किया है। और इसको क्या है, इसमें क्या होता है कि व्हीकल के अंदर पूरी लैब टेस्ट फैसिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि हम सॉइल को चेक कर सकते हैं कि किस सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप बेटर है, जिससे वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। तो ये देखिए कृषि संजीवनी व्हीकल एक मोबाइल एग्रो क्लिनिक है। 50 गाड़ियाँ ऐसी लॉन्च की गई हैं जो कि विधान सौदा आउटसाइड, मतलब वहाँ पे की गई हैं। और इसमें क्या होता है, वो जाएंगी कहीं भी, मतलब जहाँ भी उनको जाना है, देन वो वहाँ टेस्टिंग करेंगी और फार्मर्स को बताएंगी कि वो कौन सी फसल उनके लिए बेटर है। और बात करते हैं कर्नाटका की, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, रॉ सिल्क, सैंडलवुड, सनफ्लावर। ये देखिए आप देख सकते हो कर्नाटका के CM BS येदुरप्पा साहब। और ये देखिए ये व्हीकल्स जो इन्होंने फ्लैग ऑफ की है स्कीम। और ये देखिए ये गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी एक लैब फैसिलिटी है जहाँ की सॉइल की टेस्टिंग होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है हाल ही में इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने किस इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया है या कोलैबोरेट किया है फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए? तो इसका आंसर है विप्रो। ये देखिए पहले मैं आपको बता दूं क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। देखिए अब जो हम देखते हैं हमारे जो मतलब नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम क्लासिकल कंप्यूटर भी कहते हैं, और सुपर कंप्यूटर जिसका एक हायर टाइप है, तो उसमें क्या होता है वो बाइनरी कोड पे काम करते हैं, जैसे कि 0 से लेके 1 to 0। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर कहता है कि नहीं, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। उसी को हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, जो कि बहुत ही हाई स्पीड के होते हैं। अभी 2020 में गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली थी। उन्होंने एक एल्गोरिदम, एक इक्वेशंस दी थी क्वांटम कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, जो कि उसने सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दी थी। और उनका गूगल का ये क्लेम है कि अगर एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को देते तो वो उसमें 10,000 ईयर लगा देता सॉल्व करने में। अब आप समझ सकते हो कि कितनी स्पीड होती है। अब बात करें हम इजराइल, तो इजराइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 2006 से हैं। कैपिटल जेरूसलम, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया हम तेल अवीव मानेंगे, ठीक है। करेंसी शकेल। ये देखिए गूगल के CEO सुंदर पिचाई साहब, और ये गूगल का क्वांटम कंप्यूटर जो कि पीछे है, ठीक है। और हाँ, हालांकि ये इतने बड़े नहीं होने वाले हैं, अभी हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके साइज को और कॉम्पैक्ट किया जाएगा। बात करें विप्रो की, तो विप्रो के जो ओनर हैं वो है अजीम प्रेम जी, और जो फाउंड हुई थी 1945 में। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो बेंगलोर के अंदर हैं। ये कह रहे हैं हाल ही में वो इंडिया की कौन सी पहली एयरलाइन बनी है जिसने अल्ट्रा वॉयलेट रोबोट को यूज किया है टू डिसइंफेक्ट द एयरक्राफ्ट? तो इसका आंसर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस जो अपनी एयर इंडिया है उसकी एक सब्सिडरी है, और इसने ये दिल्ली एयरपोर्ट पे किया है। और इसमें बोइंग 737 और 800 एयरक्राफ्ट को डिसइंफेक्ट किया गया था। ये देखिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। ये देखिए एक रोबोट आ रहा है और जिसमें कि UV रेज को फेंक रहा है जिससे कि डिसइंफेक्ट हो जाएगा।
अब ऑफकोर्स इसमें पीपल्स तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यूवी रेस ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है। अगर जाएंगे भी तो पीपी किट पहन के जाएंगे। और हम बात करते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की, जो कि 29 अप्रैल 2005 को फाउंड हुई थी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो कोची केरला में पड़ते हैं, और इसके चेयरमैन हैं वो राजीव बंसल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी या फिर 12 जनवरी? तो इसका आंसर है हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसमें क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस पे हम मनाते हैं जो कि प्रमोट करें अपनी इंडियन लैंग्वेज को। अब ये हम वर्ल्ड वाइड मनाते हैं। अब आप ये देखिए, हम नेशनली कब मनाते हैं? नेशनली हम हिंदी डे मनाते हैं सितंबर 14 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है, रिसेंटली किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव की है कि वो अपने यहाँ पे कोनकनी एकेडमी बनाएंगे? तो इसका आंसर है दिल्ली। ये देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है। उन्होंने बोला है कि हम अपने यहाँ पे एक कोनकनी लैंग्वेज एकेडमी बनाएंगे जो कि प्रमोट करेगी कोनकनी को। और अभी लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपने यहाँ पे एक तमिल एकेडमी भी बनाएंगे। अब बात करें कोनकनी की, तो कोनकनी गोवा की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये 8 शेड्यूल में आती है, जिसमें कि 22 लैंग्वेज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का पहला इंडोर स्काई स्पोर्ट पार्क किस स्टेट के अंदर बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, जो स्काई है ये एक स्पोर्ट होता है, और ये मोस्टली आउटडोर खेला जाता है, लेकिन इंडोर भी खेला जाता है। लेकिन इंडिया में जो अभी पार्क बनने जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बनने जा रहा है, जो कि शिमला में पड़ता है, जो कि अपने टूरिज्म को वो प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, तो वो हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब। वहाँ के ऑफकोर्स सीएम है श्री जयराम सिंह ठाकुर। वहाँ की जो समर कैपिटल है वो है शिमला, एंड विंटर कैपिटल इज धर्मशाला। ये आप देख सकते हो, ये है स्पोर्ट जिसका इंडोर बनेगा। ये इसका, ये आउटडोर में ये 2 स्टिक लेके, ये नीचे आइस है, इस पे ये स्पोर्ट खेला जाता है। और हमारे यहाँ पे जो बनने जा रहा है वो इंडोर होगा, ये आउटडोर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेशनल यूथ डे हम किस दिन मनाते हैं? 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी या 14 जनवरी? तो इसका आंसर है 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और इसी दिन हम मनाते क्यों हैं? इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने हम 1984 में अनाउंस किया था, और हम अनाउंस किया था, और 1985 से हम इस डे को मनाते आ रहे हैं। और इसी बार क्या हुआ था, 2021 में नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल हुआ था। इसमें क्या होता, जो यूथ है उनको पार्लियामेंट विजिट कराई गई थी और प्रेसिडेंट हाउस कराया गया था। उनको बताया गया था कैसे इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, जिससे वो आगे इंस्पायर हों और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आप देख सकते हो, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने मैत्री साइकिल अभी ऑर्गेनाइज की है? तो इसका आंसर है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने क्या किया, 10 जनवरी को 10 जनवरी को एक साइकिल रैली को ऑर्गेनाइज किया। इसमें हम कमेमोरेट करेंगे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 33 बीएसएफ पर्सनल 66 दिन तक साइकिल पे ट्रैवल करेंगे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सभी स्टेट में, जो कि 4097 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। और ये खत्म होगी 17 मार्च को। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सभी स्टेट बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 को। ये देखिए, बीएसएफ के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 को फाउंड की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, और इसके जो हेड हैं वो हैं राकेश अस्थाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पे क्लरीपैट्टू अकेडमी स्थापित करेंगे? तो इसका आंसर है केरला। ये देखिए, केरला। बताएं, क्लरीपैट्टू ये एक इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, और जो कि मानी जाती है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है। और आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो बोधि धर्मन थे वो इंडिया से इसको चाइना लेके गए थे। उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रिजर्व की, और वहाँ आज ज़्यादा हमारे यहाँ से लोग सीखते हैं। तो ये वही क्लरीपैट्टू है। और आपने एक मूवी देखी होगी जो कि आई थी बागी, तो बागी मूवी में जो जितनी मार्शल आर्ट दिखाई गई है वो यही क्लरीपैट्टू ही दिखाई गई है। ठीक है,
जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया है सीएम पिनाराई विजयन ने। ये देखिए, ये परफॉर्म मार्शल आर्ट को कलिपेट्टू मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते करते हुए, जो कि बहुत ही डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट मानी जाती है। आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिमतापक नाम का हीटिंग डिवाइस बनाया है आर्मी के लिए, वो किसने बनाया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। ये आप देख सकते हो। आपको पता है इंडिया और चाइना का भी स्टैंड अप चल रहा है लद्दाख में, और कई लाखों ट्रूप्स डिप्लॉय हैं लद्दाख के अंदर। तो वहाँ पे आपको पता है मोस्टली टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो सोल्जर्स हमारे वार्म रहे उसके लिए हीटिंग डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है बुखारी, और जिसको बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड द अलाइड साइंसेस ने, जो कि डीआरडीओ की एक बॉडी है। तो उन्होंने आर्मी के लिए बनाया है जिससे कि हमारे ट्रूप्स को विंटर सीजन में, ज़्यादा हार्श विंटर में दिक्कत ना हो, वो हीट रहें, उसके लिए बनाया गया है, जो कि लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय किया जाएगा। और आप ये देख सकते हो, ये उसका फोटो है, ये है वो डिवाइस हिमतापक और बुखारी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली किस गवर्नमेंट एजेंसी ने अडॉप्ट किए हैं 100 अटल टिंकरिंग लैब, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट के अंदर? तो इसका आंसर है इसरो। ये देखिए, इसरो ने अभी 100 लैब को अडॉप्ट किया है। ठीक है। और बात करते हैं हम अटल टिंकरिंग लैब की। तो अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है कि एक इनोवेशन, मतलब स्कूल टाइम से ही बच्चों के अंदर एक इनोवेशन और साइंस के अंदर उनकी रुचि जगाने के लिए, जो कि हमने बनाई अंदर था, पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन और एम। और एम क्या है? एक फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू प्रमोट द कल्चर, इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सी विजिल एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई थी, वो किस तरह की एक्सरसाइज है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, या कोस्टल एक्सरसाइज है, या आर्मी एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है? तो ये एक क्या है? ये एक कोस्टल एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं सी विजिल के बारे में। तो सी विजिल क्या है? एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। जैसे आपको पता होगा 26/11 अटैक हुआ था, तो इसी तरह के अटैक को रोकने के लिए ये हम हर 2 साल में एक बार करते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी क्या हमारी हमेशा वॉर रेडी रहे। इसमें क्या है कि हमारी जो 13 कोस्टल स्टेट हैं उन सभी पे हम चेक करते हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज को, और ये स्टार्ट हुई थी मुंबई कोस्ट पर। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जो स्टार्ट ही हुई थी 2019 में, और ये ओवरऑल पार्ट है हमारे कॉम्बैट एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुरवनी हिल्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज में थी, तो ये किस स्टेट के अंदर पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं तमिलनाडु के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि बटरफ्लाई का बहुत ही सुपर हॉट स्पॉट पाया गया सुरवनी हिल्स पे। यहाँ बहुत सारे बटरफ्लाई आके रहती हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की। यहाँ पे कई सालों की स्टडी के बाद ये पता चला है, जो कि लोकेटेड है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर। ये स्टडी की थी नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने, और आप देख सकते हो कि कितना लंबे टाइम से ये स्टडी चल रही थी। 2015 से स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2020 में ये खत्म हुई है। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ बटरफ्लाई, तो हम इसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरोलॉजी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आप देख सकते हो आर्टिकल है कोयम्बटूर सुरवनी हिल आइडेंटिफाई द बटरफ्लाई हॉट स्पॉट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस गल्फ कंट्री ने द लाइन सिटी को लॉन्च किया है? यूएई, ओमान, सिंगापुर या सऊदी अरेबिया? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। अब बात करते हैं हम द लाइन सिटी के बारे में। तो ये क्या है? एक सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट है। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया की जो मेनली यानी कि मोस्ट ऑफ इकोनॉमी है वो टोटली ऑयल पे डिपेंड करती है। और आपको पता है जैसे कि कोविड टाइम में अभी लॉकडाउन लगा पूरे वर्ल्ड में, तो जब चीज़ें कार और कुछ भी चीज़ नहीं चलेगी तो ऑयल की सेल नहीं हुई, और उनको समझ आ गया कि हम इस पे डिपेंड नहीं रह सकते। और आपको पता होगा 2050 तक चाइना, रसिया, यूएसए, जापान, आल्सो इंडिया, ये सभी कार्बन न्यूट्रल होने जा रहे हैं, तो इनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि कहीं और से इकोनॉमी आए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ एक न्यूम प्रोजेक्ट है, बहुत ही मैसिव अमाउंट का प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो $500 बिलियन इसको इन्होंने अनाउंस किया है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़े बड़े सिटी बनाएंगे। आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी एवेंजर के अंदर एक सिटी हुआ करती थी वकांडा,
तो अब कह सकते हो ये रियल लाइफ वकांडा है, जिस हिसाब से अभी तक सऊदी अरेबिया ने इसको अनाउंस किया है। और सऊदी अरेबिया ने बताया है कि इस सिटी के अंदर ना तो कोई कार होगी और ना ही कोई रोड्स होंगे। ये आप देख सकते हो, ये है एक ग्राफिक्स, ये सऊदी अरेबिया का मैप है और ये सिटी लाइन, मतलब जस्ट लाइन, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगी। 170 किलोमीटर की ये स्ट्रिप होगी और इसी के आसपास पूरी सिटी बसी होगी। ये आप देख सकते हो इसके बारे में। ये इन्होंने बताया है कि इनकी सिटी के अंदर ये पेडेस्ट्रियन लेयर होगी जहाँ पे आप पैदल चल सकते हो, और यहाँ पे कोई भी कार या फिर कोई भी ट्रक कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ लोग चलेंगे। इसके नीचे एक ये सर्विस लेयर होगी, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाया फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो उसकी सर्विस के लिए जो भी कार वगैरह कुछ भी चलना होगा वो यहाँ चलेंगे। एंड सबसे नीचे इनकी होगी स्पाइन लेयर। इसमें क्या होगा कि AI कंट्रोल पोर्ट्स होंगे जो आपको ट्रेवल कराएंगे। और सऊदी अरेबिया का कहना है कि आप पूरी लाइन सिटी के अंदर जो मैक्सिमम ट्रैवल टाइम होगा वो 20 मिनट, यानी कि आप 20 मिनट के अंदर पूरी सिटी में कहीं भी जा सकते हो, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी है। अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देखने लायक होगा, और आई थिंक आप हैरान मत होइएगा और भी कंट्री अगर ऐसी सिटीज़ अनाउंस करती हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंट्री ने अपने यहाँ स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है? तो इसका आंसर है मलेशिया। ये देखिए मलेशिया ने की क्यों है। मलेशिया के अंदर जो कोविड केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक करे हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर, और मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगेट, और मलेशिया की जो लैंग्वेज है वो है मलेशिया मलाय। मलेशिया आसियान कंट्रीज़ का भी पार्ट है। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसके मेंबर हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, म्यांमार, कम्बोडिया एंड लाओस। और बात करें आसियान के हेडक्वार्टर तो वो पड़ते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हो मलेशिया के किंग, इनका ये बताया है, इन्होंने इमरजेंसी को अपने यहाँ पे ला दिया है क्योंकि वहाँ पे कोविड की केसेस बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 70, 84, 85, 89, तो इसका आंसर है 85। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इसमें टॉप किया है जापान ने, इंडिया की रैंक है 85। पाकिस्तान वर्स्ट कैटेगरी में आता है बिल्कुल, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 84। अब आप ये देखिए इंडिया के जो लोग हैं जो इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं वो 85 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो और यहीं अगर हम बात करें जापान की, जापान के लोग 191 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है किसी भी देश के लिए कि उसके लोगों को वीज़ा ही ना लेना पड़े। और इस कंट्री में सबसे लास्ट है वो है अफगानिस्तान। हमें अभी ज़रूरत है अपनी रैंक को और सुधारने की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट। तो आप ये देख सकते हो इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि वाइट कवर पासपोर्ट होते हैं, ये रहा, जो कि दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, जो कि वो गवर्नमेंट काम से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनको मिलता है। फिर सेकेंड होता है ब्लू, और या फिर हम ब्लू कवर पासपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, और ये पासपोर्ट इशू किया जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, लाइक वी पीपल, हम जैसे लोगों के लिए। एंड थर्ड नंबर पे आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जैसे हम जो होता है मरून कवर का, ये आप देख सकते हो मरून कलर का पासपोर्ट, जो कि इंडियन डिप्लोमेट्स को मिलता है, यानी कि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो UPSC के थ्रू मिलता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलता है, एंड द काउंसिल मिनिस्टर्स को मिलता है। ये आप देख सकते हो तीनों पासपोर्ट्स का कलर। और ये आपको अच्छे से डिस्कस हो गया। आप भी मेहनत करिए। आप आई होप कि आप ये लें या फिर आप मरून पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऐसे ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अभी थोड़ा नॉइस है वीडियो में, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम इसको अवॉइड कर सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच।